मैंने, ठीक है। अब आपको आज ये समझना है कि डिस्प्ले डिवाइसेस में ही देखो, आप कुछ भी चीज इनपुट करोगे, आपने कीबोर्ड से डेटा इनपुट किया, ठीक है, वो इनपुट करने के बाद बाइनरी में कन्वर्ट होगा, क्योंकि हमारा जो हमने डाला 43, तो 43 हम समझते हैं, हमारा कंप्यूटर नहीं समझता। हमारा कंप्यूटर जो है वो बाइनरी में काम करता है। आपने 43 + 32 किया, तो ये अरिथमेटिक है, वो क्या करेगा, लॉजिकली उसको कन्वर्ट करेगा, ठीक है। तो उसके कन्वर्जन के लिए पहले डिकोडर यूज होगा, डिकोडिंग उसके हिसाब से, फिर जो रिजल्ट आएगा, सपोज 43 + 32 करने के बाद हमने माना 78 आया ऐड करने के बाद, तो वो 78 ऐड करने के बाद जो आपके डिस्प्ले में दिखाई देगा, वो डिस्प्ले में कैसे दिखाई देगा, एनकोडर के थ्रू, क्योंकि पहले तो डेटा कन्वर्ट होगा एक से बीसीडी, आपने बीसीडी डाला सपोज, बीसीडी से बाइनरी, या आप कहो कि एक कोड से आपने पहले XYZ कोई भी फॉर्मेट है वो पहले बाइनरी में कन्वर्ट होगा, तो उसके लिए आपने एक डिवाइस यूज की, सपोज आपने डिकोडिंग कर दी उसकी, ठीक है। फिर वो जब जो भी रिजल्ट आएगा, वो रिजल्ट बाइनरी में आया, अब हम तो बाइनरी नहीं समझते, हमें तो सपोज 72 आंसर आया, तो हमें तो 72 चाहिए, हमें उसकी बाइनरी नहीं चाहिए। आपके उस पे LCD पे, मॉनिटर पे क्या रिजल्ट आना चाहिए कि 72 आया। आज हम कैलकुलेटर से कोई काम करते हैं, आप ऐसा समझ लीजिए, सब कुछ छोड़ दीजिए, कैलकुलेटर है ना आपका, कैलकुलेटर सब लोग यूज करते हैं, तो कैलकुलेटर पे आपने नंबर डाला 72 + 32 + 42 + 32, ऐसे डालते चले जाते हो। तो ये आप जैसे ही ऐड करते चले जाओगे, जो भी रिजल्ट आएगा, XYZ मैंने कुछ भी मान लिया, ये रिजल्ट आएगा आपका। ये रिजल्ट आपका कब आएगा, पहले ये डेटा आपने 72 एंटर किया, 72 डालने के बाद ये डिकोडर था, ठीक है, डिकोडर था आपका। डिकोडर में आपकी मल्टीपल आउटपुट होती है, ठीक है, यानी जो भी कोड होगा वो कम फॉर्मेट में, और ये किसमें, बाइनरी में कन्वर्ट होगा, इसलिए वो बाइनरी है, इसलिए उसमें ज्यादा आउटपुट्स होती हैं। तो जैसे आप कोई चीज एंटर करोगे, वो इन लाइंस की हेल्प से, जो एड्रेस लाइन है, ये आप उसमें पढ़ोगे माइक्रोप्रोसेसर, ठीक है। आप क्या करोगे, इस डिकोडर को आप ये एंटर किया, ये इसमें जाएगा 72 की वैल्यू, ये कन्वर्ट होगा किसमें, बाइनरी में। यहाँ देख लो, ये बाइनरी, ठीक है, समझ आ गया। इस तरह ये नंबर जाएगा, इस तरह ये जाएगा, ये जाएगा, ये जाएगा, ऐड हो जाएगा। ऐड होने के बाद जो रिजल्ट आया, मैंने कहा ये रिजल्ट आया, क्योंकि बाइनरी में है ना सब कुछ, ये बाइनरी में XYZ नंबर ऑफ बिट्स ज्यादा होंगे ना बाइनरी में, ऐसे हो जाता है, जो भी रिजल्ट आया उसकी बाइनरी। अब आपको जो आपके आउटपुट में मिलेगा, मतलब LCD पे मिलेगा, वो बाइनरी थोड़ा समझ आएगी आपको सिंपल नंबर समझ आएगा। सपोज इसका नंबर 432 है, आपको ये समझ आएगा, आपको 01110 ये स्ट्रिंग थोड़ा ना समझ आएगी, समझ आ रही मेरी बात। तो हम क्या करेंगे, ये आपके डिस्प्ले है, मैं बिल्कुल इसको आज इस तरीके से समझा दूँ ताकि मल्टीप्लेक्स का कॉन्सेप्ट समझ आए। ये आपका कीबोर्ड है, ये बीच का जो पार्ट है दैट इज अ CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब समझ आ जाएगा, आपने डेटा एंटर किया कीबोर्ड से, ठीक है, CPU पे गए, CPU आपने देखा होगा इतना बड़ा वो जो CPU है, वो जो मदरबोर्ड है उसके अंदर, वो सारा काम जो CPU का है, CPU में छोटी छोटी आपकी ICs लगी होती है, वो IC डिकोडर है, ठीक है, डिस्प्ले डिवाइस है, ठीक है, उसमें पेरिफेरल डिवाइस है, ठीक है, जिसमें से आधा पोर्शन आप इसमें पढ़ रहे हो और आधा पोर्शन आप पढ़ोगे माइक्रोप्रोसेसर में, फिर उससे आधा पढ़ोगे माइक्रो कंट्रोलर। इस तरह से पूरा आपका कंप्यूटर बनेगा। समझ आ गई मेरी बात। तो आपने कीबोर्ड पढ़ा, कीबोर्ड की आपने बेसिक पढ़ा कि ये अल्फान्यूमेरिक कोड होता है जो ASCII कैरेक्टर पे काम करता है, ASCII, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, जो 7 बिट का होता है। ये बताया मैंने, आपने वैल्यू एंटर की, वो वैल्यू से आपका कनेक्टेड रहता है वायर से करने के बाद जो इनपुट आप दे रहे हो वो इनपुट यहाँ जाएगी, उसमें डिकोडर लगा होगा, वैल्यू डाली आपने, वो वैल्यू चली गई, जो भी वैल्यूज आपने डाली, ऐड होने के बाद जो रिजल्ट आया वो बाइनरी में आता है। अब बाइनरी में हमें समझ नहीं आएगा, आपके डिस्प्ले पे रिजल्ट आना चाहिए 432 या XXX कुछ भी, ठीक है, तो वो क्या डेसिमल में आना चाहिए, जबकि हमारा जो मशीन है वो बाइनरी में पे काम करती है। जो मशीन लैंग्वेज होती है वो आपकी क्या होती है, मशीन बाइनरी पे काम करती है, ठीक है। तो अब क्या होगा, फिर से आपको जिस कोडिंग में, जिस फॉर्मेट में दिया था उसी फॉर्मेट में आपको आउटपुट चलेगा। समझ आ गई मेरी बात। आपने किस में दिया था, डेसिमल में दिया था, तो आपको आउटपुट भी डेसिमल में चाहिए। तो पहले तो आपने डिकोडिंग की, फिर आपने इसकी वापस एनकोड किया उसमें डिजायर्ड। आपने ऐसे तो पढ़ा n इनपुट m आउटपुट, m का मतलब 2 की पावर n, इनपुट कम थी आउटपुट ज्यादा थे, फिर उसका उल्टा हो गया m इनपुट्स और n आउटपुट्स, यानी 2 की पावर n इनपुट्स और n आउटपुट।
कम हो गई, यही तो समझाया था मैंने आपको। तो ये रिवर्ट होगी इस तरफ, फिर आपको रिजल्ट वही मिल जाएगा जिस फॉर्म में हो। समझ आ गई मेरी बात? अब क्लियर हो गया क्या कहानी है? ये तो थी रहेगी, क्योंकि अगर आपसे कहा जाए, क्योंकि मैंने आपको चीज इसलिए बताई है, आपके दिमाग में रहेगा कि कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट जो है हमारे, डिकोडर, एनकोडर, मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर, मैम कहानी तो सब में वही हो रही है कि हम इनपुट भेज रहे हैं, आउटपुट आ रही है। जैसे डिकोडर में है आपकी एन इनपुट्स है और एम आउटपुट्स है, इसी तरह आप मल्टीप्लेक्सर में आपने नाम चेंज कर दिया, आपने 2 की पावर 1 कर दिया, वहां 3 to 8 था, तो बात तो सेम नहीं, बात सेम नहीं है। एक में आप डेटा की कोडिंग कर रहे हो, डेटा की कोडिंग कर रहे हो, मतलब आप कोड को कन्वर्ट कर रहे हो, एक में आप डेटा को सेलेक्ट कर रहे हो। कहानी समझ आ रही है? एक में आप डेटा को सेलेक्ट कर रहे हो और एक में आप क्या कर रहे हो, डेटा का फॉर्मेट चेंज कर रहे हो। एक में तो आपने फॉर्मेट चेंज करा, मतलब डिकोडर एनकोडर, लास्ट में लगा है कोडिंग। क्या लगा है? कोडिंग। तो जो एक मिनट डिस्कस करेंगे हम आप आएंगे क्लास 5 फिट ड्रॉप फाइल्स प्लीज आगे लिखो। मल्टीप्लेक्सर कैसे डालोगे इसके बाद कार्य सब बता देंगे, मैंने क्या बताइए? देखिए मल्टीप्लेक्सर फटाफट 2-3 पॉइंट्स इसके बारे में लिखिए, मल्टीप्लेक्सर समझा के मैं लगाऊंगा। नितेश ऑन कर दिया। मल्टीप्लेक्सर में लिखिए multiplexer and demultiplexer, multiplexer and demultiplexer are special type of combinational logic circuit. Special type of कॉम्बिनेशनल सर्किट, 2 टाइप के सर्किट बताए थे मैंने उस दिन। अभी तक हम कॉम्बिनेशनल पढ़ रहे हैं, जो केवल प्रेजेंट इनपुट पे ही क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं, फ्यूचर इनपुट पे डिपेंड नहीं करते। कॉम्बिनेशन यानी जिसमें मेमोरी नहीं होती, जिसमें मेमोरी नहीं होती उसको हम कॉम्बिनेशनल सर्किट्स बोलते हैं। जब हम फ्लिप फ्लॉप पढ़ना शुरू कर देंगे तो फ्लिप फ्लॉप जो क्या है, वो डेटा को स्टोर करता है। ये तो क्या है, इन और आउट का काम होता है इसका। मेमोरी को मतलब स्विच इज ऑन, तो टिल देन द स्विच विल बी रिमेन ऑन, द डेटा विल बी स्टोर्ड ओवर देयर। as soon as you will off the switch then data will be gone. ठीक है? तो that means combination logic circuit are those have no memory, which have no memory. Getting my point? तो combinational logic circuit, ठीक है बच्चों? सेकंड चीज लिखिए, देखिए आउटपुट ऑफ मल्टीप्लेक्सर इज गिवन। इतना तो सबको समझ आ रही होगी इंग्लिश, इतनी इंग्लिश तो सबको समझ आ रही होगी। यस और नो? नहीं समझ आ रही है? नहीं आ रही? इसमें क्या नहीं समझ आ रहा? आरिफ समझ नहीं आ रही इंग्लिश, नहीं समझ आ रही तो मैं हिंदी में बोल दूं तो मैं प्रॉब्लम होती। देखिए मल्टीप्लेक्सर की आउटपुट डिफरेंट इनपुट से दी जाती है, डिफरेंट इनपुट से दी जाती है, इनपुट से दी जाती है, डिफरेंट इनपुट से दी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, यानी जो आउटपुट आएगी, आउटपुट जो है, एक आउटपुट के लिए आपके डिफरेंट इनपुट की कॉम्बिनेशन से एक ही आउटपुट मिलेगी आपको। ठीक है, यानी यहाँ पे कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर मैं ये कहूँ कि यहाँ 4 इनपुट्स है और आउटपुट हमेशा 1 ही रहेगी, इसमें मल्टीप्लेक्सर है। जैसे आप इसको मल्टीप्लेक्स को ऐसे समझ लीजिए, मल्टीप्लेक्स को जैसे 4 मूवीज एक ही मल्टीप्लेक्स में लगी हुई है, तो जो थिएटर है वो तो एक ही है ना, 4 मूवीज लगी है। ठीक है, अब आउटपुट के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, एक मिनट, वहाँ आप सिलेक्शन करोगे, जैसे आप 4 मूवीज लगी है, ठीक है, 1 2 3 4 4 मूवीज रखी है, तो ये स्टोर है मल्टीप्लेक्सर।
आउटपुट आप एक ही तो देखोगे एट अ टाइम। तो ये इससे कनेक्ट होगा, ये इससे कनेक्ट होगा, ये इससे कनेक्ट होगा, ये इससे कनेक्ट होगा। मतलब किस टाइम पे कौन सी मूवी आपको देखना है, इट विल डिपेंडेड बाय द आउटपुट। आप जो चीज आप ये देखना चाह रहे हो तो आपको आउटपुट तो वही दिखाई देगी। अगर आप ये वाली देखना चाह रहे थे तो मल्टीप्लेक्सर का मतलब मल्टीप्लेक्सर समझिए, यानी मल्टीप्लेक्सर में हमेशा मैक्सिमम आउटपुट मैक्सिमम इनपुट होगी लेकिन आउटपुट हमेशा एक ही होगी, ठीक है। यानी आपको यहाँ पे क्या काम करेगा मल्टीप्लेक्सर, डेटा सिलेक्ट का काम करेगा। आपको क्या सिलेक्ट करनी है, कौन सी मूवी है, तो मूवी क्या है, डेटा है, तो आपने डेटा सिलेक्ट किया। तो इसी तरह ये क्या हो गया, जैसे आपने मूवी सिलेक्ट की ना, मूवी को आपने डेटा का नाम दे दिया, मूवी का सिलेक्शन का काम आपका है ना। देखो सिंपल थिएटर में जाओगे तो एक ही मूवी लगी होगी, लेकिन अगर आप मल्टीप्लेक्स में जाओगे तो वहाँ एक टाइम पे 4-4 मूवी चल रही होगी पैरेलल, या फिर शोज चल रहे होंगे कि भाई पहले ये वाला शो था। मैं ऐसे कह रही थी मल्टीप्लेक्स के लिए कि शो 10 से 2 बजे तक एक शो चल रहा है, 11 बजे तक 12 बजे तक जो भी है, ठीक है। तो एक दिन में वहाँ 4 शो लगे हुए हैं, तो तुम्हें कौन सा शो देखना है, ऐसा समझना। मल्टीप्लेक्स ये है ना, 4 शो लगे हुए हैं, तो 4 शो में सपोज 10 से 11 10 से 1 एक लगा हुआ है, 1 से 3 एक लगा हुआ है, 4 से 6 एक लगा हुआ है। तो आपके 4 शो एक साथ लगे हुए हैं, उस 4 शो में एक ही उसमें लगे हुए हैं मल्टीप्लेक्स में। तो आपको डिसाइड करना है कि मुझे कौन से वाला शो देखना है, आगे आपको कौन से वाली मूवी देखनी है, तो आपको कौन सा डेटा चाहिए, कौन सा डेटा चाहिए, तो वो क्या होगा, वो आउटपुट पे आपको वही चीज दिखाई देगी। हो सकता है आपको मूवी नंबर 2 देखनी है, तो मूवी नंबर 2 में वो है आपका टाइम है उसके लिए 4 से 6, तो आप 4 से 6 वाले के लिए पे आओ। समझ आ गया मेरे पास, ये 3 से 5 है, ठीक है, ये 12 से 2 है। समझ आ गया मेरी बात। तो किस टाइम पे कौन सा है ये आपको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे ये तो इनपुट्स हो गई, पूरी कहानी में से समझा रही हूँ, मल्टीप्लेक्सर आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। तो ये आपका मल्टीप्लेक्सर है, लड़कियां यहाँ से निकलती हुई है, सबकी शक्ल में आधो ज्यादा शक्लें वहां हो जाती है। तो ये तो आपकी इनपुट्स हो गई, यहाँ देखो ये इनपुट हो गई, ये आपका आउटपुट है। तो आपको क्या करना है, आपको इनपुट पता लग गया, आपको आउटपुट, अब आप डिसाइड करोगे, यानी आप सिलेक्ट करोगे। तो यहाँ पे एनेबल सिग्नल की जगह क्या आएंगे, सिलेक्शन लाइन्स, क्या आएंगी, सिलेक्शन लाइन। ये तो इनपुट हो गई ना, ये आउटपुट हो गई। आउटपुट जो मिलेगी वो इनपुट के हिसाब से मिलेगी कि आपने कौन सा सिलेक्ट किया, कौन सी मूवी को सिलेक्ट किया। तो यहाँ पे जो सारा काम है वो सिलेक्शन लाइन का है, यानी मल्टीप्लेक्सर जो है बेसिकली क्या करता है, डेटा को सिलेक्ट करता है। हाँ हाँ, उसमें भी आपने पीछे क्या पढ़ा, एनकोडर डिकोडर पढ़ा, जो कोडिंग का काम करता है, जो कोडिंग का काम करता है। ये क्या काम करता है, डेटा को सिलेक्ट करता है। आपने मैक्सिमम नंबर ऑफ इनपुट सी, लेकिन आपको आउटपुट तो कोई एक चाहिए, तो वो किसके हिसाब से होगी, मल्टीप्लेक्सर के हिसाब से। और उसमें आप क्या यूज करेंगे, आप सिंपली मल्टीप्लेक्सर के लिए कहिए कि मल्टीप्लेक्सर जो होता है, बातें मत करो। मल्टीप्लेक्सर का मतलब बेसिकली क्या है, मैक्सिमम आउटपुट, मैक्सिमम इनपुट और 1 आउटपुट। आउटपुट हमेशा 1 रहेगी। उल्टा चलेंगे डीमल्टीप्लेक्सर में 1 इनपुट और मैक्सिमम। समझ आ रही मेरी बात। दूसरी चीज, ये कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट है। कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट क्या होता है, जिसमें मेमोरी नहीं होती, यानी इसमें जो डेटा है, जो आउटपुट है, वो इनपुट की सिर्फ प्रेजेंट वैल्यू पे डिपेंड रहता है, बस। प्रेजेंट मतलब जो वहां पे प्रेजेंट है, ठीक है। अब जब हम आगे बढ़ेंगे तो वो बताऊंगी प्रेजेंट पास्ट कैसे, ठीक है। तो जैसा इनपुट पे होगा प्रेजेंट वैल्यू, जो जैसी वैल्यू वहां पे प्रेजेंट होगी वैसे आपको आउटपुट। समझ आ गई मेरी बात। यानी मल्टीप्लेक्सर और डीमल्टीप्लेक्सर का बेसिकली काम है डाटा सिलेक्ट और डीसिलेक्ट करना। मल्टीप्लेक्सर का मतलब है डेटा को सिलेक्ट करना, और डीमल्टीप्लेक्सर का काम है डेटा को डीसिलेक्ट करना। अच्छा खत्म। और इससे ज्यादा क्या लिखना, मेरे नेबर इनपुट लगाया जाए, उसके ऊपर पास कर दिया जाए तो क्या, यदि इसमें इनेबल लगाया जाए, नहीं लगाया जा सकता ना, हर डिवाइस का अपना एक अलग तरीका है। तो इनपुट के लिए 2:1 के लिए अगर इनेबल लगाते हैं उसके क्यों, तो उसका कोई फायदा नहीं होगा ना हमें। वो डेटा को सिलेक्ट कहाँ से करेगा, एनेबल तो हर टाइम ऑन रहना चाहिए, सिलेक्ट का काम अलग है, सिलेक्शन लाइन का काम ही अलग है। वो तो मतलब हमने 2 इनपुट का ले लिया, हाँ ओनली 2 इनपुट है, सिलेक्शन लाइन वाली 1 होगी, हाँ टू द पावर 1 तो 2 आएगा, मतलब सिलेक्शन लाइन वाली 1 होगी। अब 1 क्या करने का ट्रुथ टेबल बनाते हैं, हाँ उसके लिए हमें तो इनेबल इनपुट लेना पड़ेगा। तो इनेबल इनपुट फॉल्स है, Enable- इसकी आउटपुट 0 आएगी। मेरी बात सुनो, अगर आप यहाँ पे एनेबल इनपुट दे भी दोगे ना, वो एनेबल इनपुट लाइन को सिलेक्ट नहीं करेगी। एनेबल लाइन सिर्फ ये बताती है कि हमारा क्लॉक सिग्नल एक्टिव है, बस।
समझ आएगी मेरी बात? सिलेक्शन लाइन और क्लॉक सिग्नल, एनेबल सिग्नल में बहुत फर्क है। एनेबल सिग्नल का मतलब ये है, जैसे मैं आपको ये बोलूं, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था बाहर तो आंटी बैठती है, ये प्रकाश निकल कर बैठते हैं, मैंने कहा था यू आर द इनपुट, प्रिंसिपल सर इज द आउटपुट, ठीक है। बात आप ही को करनी है, बात प्रकाश निकल के करेंगे। काम क्या होगा, सिर्फ वो आपको हिदायत करनी है, अब तुम अंदर जा सकते हो, दैट्स इट। ना तो उन्होंने सर से पूछा, ना उन्होंने तुम्हारे से पूछा, उनको पता है क्यों में जो बंदा है, जब कोई अंदर नहीं होगा तब उसे भेजना है। सिर्फ वो काम मॉनिटरिंग का है, सिर्फ डेटा पास करने की परमिशन देना, यानी क्लॉक सिग्नल को देना। तो ये जो काम है ना सिलेक्शन लाइन का, वो काम अलग चीज है। और एनेबल सिग्नल आप कहते हैं कि मैं एनेबल सिग्नल के हिसाब से ये कर दूं, तो उसका काम अलग है। एनेबल सिग्नल का मतलब आपने देखा होगा, मैंने एनेबल सिग्नल के आगे हर बार ये लिखा, तो इसका मतलब क्लॉक सिग्नल है कि क्लॉक सिग्नल आपका एक्टिव है, राइजिंग पल्स है, दैट्स इट। अब मैं आपको और आगे बताऊंगा, आपको समझ आए, समझ आ गया मुझे आपकी बात बिल्कुल समझ आ रही है कि आप क्या कह रहे हो, लेकिन उससे इसका कुछ लेना देना नहीं है, समझ आई मेरी बात? आप अगर यहाँ पे एनेबल सिग्नल दे भी दोगे तो वो गलत नहीं होगा। एनेबल सिग्नल का मतलब है कि बस ये एक्टिव है, क्योंकि उसका ट्रूथ टेबल से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन सिलेक्शन लाइन का ट्रूथ टेबल से लेना देना है। समझ आ गया मेरी बात? चलिए देखिए इसके आगे, मल्टीप्लेक्सर इज आल्सो नोन एज, इतना तो लिख लोगे, मल्टीप्लेक्सर को डेटा सिलेक्टर के नाम से भी जाना जाता है। मल्टीप्लेक्सर को डेटा सिलेक्टर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट लिखिए, फटाफट लिखिएगा जरा जल्दी। मल्टीप्लेक्सर में आउटपुट मल्टीप्लेक्सर में वन बाय वन यानी एक एक करके वन बाय वन इनपुट से एक सिंगल आउटपुट ली जाती है, अब यहाँ देखिए एक लाइन और लिख लो, मल्टीप्लेक्सर प्रेजेंट इनपुट पर ही काम करता है। ऐसे लिखो, मल्टीप्लेक्सर की आउटपुट केवल, ऐसे लिखो, मल्टीप्लेक्सर की आउटपुट केवल प्रेजेंट इनपुट पर ही डिपेंड करती है, मतलब जो वहां पे उस समय प्रेजेंट इनपुट पर ही डिपेंड करती है। अब मेरे एक बात सुनो जरा, यहाँ सुनो, प्रेजेंट इनपुट पर डिपेंड करती है, जो सबसे मेन लाइन बतानी है वो सुनो। ये बैठी है पूरी लाइन आपके, ये पैरेलल बैठी है, सीरियल बैठी है, पैरेलल बैठी है, तो डेटा हम हमेशा पैरेलल में भेजते हैं और हम चाहते हैं वो एक लाइन में आ जाए सीरियल में, ठीक है। तो बेसिकली मल्टीप्लेक्सर में आप क्या कर रहे हो, मल्टीप्लेक्सर के अंदर आप मैक्सिमम इनपुट दे रहे हो और आउटपुट आपको क्या मिल रही है, सिंगल, ठीक है, सिंगल आपको आउटपुट मिल रही है। कहने का मतलब ये हो गया, जैसे कंप्यूटर साइंस की लैंग्वेज में बोलूं अगर मैं, कि मैंने आपने कोई मेल भेजी, आप ऐसे समझिए, आपने मेल भेजी, मेल का जो डेटा है, ठीक है, अब मेल पे आपने जो पहली लाइन लिखी वो पहले जान लिखनी चाहिए, जो मेल पे आपने लास्ट लाइन भेजी, सपोज आपने 4 लाइंस लिखी, ठीक है, उन 4 लाइंस में 1 2 3 4, ठीक है, जो 4th लाइन वो बाद में जानी चाहिए, लेकिन जब आपने वो मेल सेंड की तो मेल थोड़ा ना जाती है, मेल में जो प्रोटोकॉल्स हैं, ठीक है, वो सिग्नल्स की फॉर्म में जाती है, वो सिग्नल जाके क्या होते हैं, लाइन अप हो जाते हैं, क्यू अप हो जाते हैं, और फिर आपको वापस एज इट इज दिखाई देते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि जो टेक्स्ट आता है वो करप्ट आता है, ठीक है, वो करप्ट आता है क्यों, क्योंकि उसमें जो प्रोटोकॉल है वो प्रॉपर्ली फॉलो नहीं होते, तो वो डेटा में क्या हो जाते हैं, क्योंकि डेटा हमारा एनक्रिप्टेड होता है, तो डेटा आपका है वो एनक्रिप्टेड का मतलब है उसमें की लगी होती है, लॉक लगा होता है, एनक्रिप्शन लगी होती है, ठीक है, कि जब वो एनक्रिप्शन चाहते हैं जो जिससे मैच कर जाए, अगर वो लास्ट हमारे जो 2 एक्स्ट्रा बिट्स होती हैं, सपोज आपकी 8 बिट का कोई डेटा है, आप जो डेटा भेज रहे हो वो 8 बिट का भेज रहे हो, एक बार में आप 8 बिट का डेटा भेज रहे हो, तो 8 बिट का डेटा में आप पैरेलली 8 बिट भेज रहे हो,
ठीक है। और वो वहां जाके हमें सीरियली हो जाना चाहिए कि आप कैसे भी जाए, पहला दूसरा तीसरा करके पैरेलली का मतलब ये हो सकता है। देखो ऐसे मैं इसको और भी अच्छे तरीके से समझाती हूँ। आपको ये बोला गया कि रूम नंबर 1 में, रूम नंबर 1 आपने क्लास चलेगी और आपको ये बताया कि वहाँ सीट नहीं मिलेगी क्योंकि सीट्स कम है और बच्चे ज्यादा हैं, तो क्या करोगे आप? दौड़ते हुए आओगे और वहां पे आपका पेपर होना है, उसमें एक चीज और जोड़ दो, उसमें पेपर होना है। तो पेपर होने के लिए आपको पता है कि आपको सीक्वेंस में बैठना है 1 2 3, तो आप कैसे भी दौड़ते हुए आओ, तो पैरेलली आप दौड़ते हुए आए, लेकिन बैठोगे कैसे? सीधे। तो 1 2 3 4 5 6 7। अगर तो आप नहीं बैठते हो तो आप पेपर नहीं दे पाओ। मैं कहती थी कि ये आपका रूम नंबर ही नहीं है, मैं कह रही सारे बच्चों को बोलते हैं यहाँ बैठना है और कह दिया कि रूम नंबर 1 2 3 में आपका पेपर होना है। आप ऐसा समझ लीजिए वहाँ पे 100 बच्चे दौड़ते हुए आएंगे। इस क्लास में अगर 50 सीट लगी हो तो 50 बच्चे सीरियली 1 2 3 4 5 बैठते चले जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपका पैरेलली डेटा जाता है। डेटा आपका हमेशा जो भी आप भेजते हो, मेल से भेजते हो, आप व्हाट्सएप पे भेजते हो, सिग्नल के थ्रू जो भी आप डेटा भेजते हो ना, ईमेल भेजते हो, जो भी आप भेजते हो, गूगल पे जो भी आप भेजते हो, तो आप क्या करते हो? जो आपका डेटा जाता है वो पैरेलली जाता है, क्योंकि अगर सीरियली 1 बाय 1 बाय 1 बन जाएगा तो वो तो बहुत टाइम लेगा। समझ आ गया? तो इसीलिए आपका डेटा तो पैरेलली जाता है, लेकिन वो सीक्वेंस अप हो जाता है, सीक्वेंसिंग हो जाती है उसकी। ये आप पढ़ोगे डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्किंग में, आपका डीसीएन में पढ़ोगे वो कम्युनिकेशन जो आपके वाला है, उसमें आप सिर्फ डिवाइस के बारे में पढ़ते हो। अगर आप बीटेक करोगे, बीटेक में आता है इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के में डीसीएन, वो इनके में आता है डीसीएन, ये शायद अभी भी पढ़ेंगे डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्किंग। उसमें पूरा समझाया जाता है। यहाँ पे हम इन्वर्टर समझते हैं, एक बफर जो आपका आता है वो बफर का नाम भैया टेलीफोन लाइन से आप वेटिंग में रहते हो। पहले वेटिंग वाला कॉन्सेप्ट नहीं था, बहुत पहले, ठीक है। तो वेटिंग का मतलब ये है कि एक ही वेटिंग तो रुक सकती है, तो 2 लोग कंटिन्यूअसली कर रहे हैं तो उसको बिजी दिखाएगा, 3 लोग कर रहे हैं तो बिजी दिखाएगा। अगर आपने वेटिंग ऑन की हुई है, तब वो कहता है कि आप प्रतीक्षा में हैं। अगर आप वेटिंग ऑन नहीं करते ना तो प्रतीक्षा में दिखाता है, वो आपको फोन काट देता है। क्यों? क्योंकि आपने अपना बफरिंग सिस्टम ऑन नहीं किया हुआ सिस्टम का, और आपकी लाइन वहां से जहां से कनेक्ट होकर आ रही है वो बफरिंग में लेती नहीं है, वो बिजी मोड दिखाती है। तो आप जितने भी कॉल साइंस को डिस्कनेक्ट करके चली जाएगी। लेकिन अगर मैं सपोज अंशु को कॉल करती हूँ, ठीक है, और वो पहले से विवेक के साथ नहीं लेता, तो मेरी कॉल वेटिंग में जाती है। मेरे बाद जो भी करेगा बफरिंग सिस्टम क्या कर सकता है? इसे टेको की वर्क कर सकता है। समझ आया कि? तो ये कहानी आप मतलब मैं बता रही हूँ। माइक्रोप्रोसेसर पढ़ोगे ना जब 8086, तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। और 8086 का जो आर्किटेक्चर है ना, 85 पहले आया था, 85 पढ़ोगे आप, फिर 86 जो पढ़ोगे वो पैरेलल कम्युनिकेशन के ऊपर ही है। हम जितनी भी बातचीत कर रहे हैं ना, जितना सामान भेज रहे हैं, इधर से जो भी कर रहा है, वो सब कम्युनिकेशन पे ही चलता है, सब कुछ कम्युनिकेशन पे चलता है। वो कम्युनिकेशन में डिजिटल प्लेटफॉर्म की बात करूं तो माइक्रोप्रोसेसर के थ्रू है। जैसे आप ड्रैगन कोर प्रोसेसर, मतलब लास्ट में जुड़ा हुआ है प्रोसेसर। आपका जो सिस्टम है ना सीपीयू, उस सीपीयू के अंदर सब कुछ चलता रहे आपका। अगर आपका प्रोसेसर खराब हो गया ना, आपका प्रोसेसर जो चिप लगी हुई है, ड्रैगन कोर प्रोसेसर है, पहले 8085 था, उससे भी पहले आया था 8080, उसमें से कैलकुलेटर होते थे। फिर 8085 बना, थोड़ा सा इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, फिर 8086 बना, ज्यादा डेटा को भेज सकते थे एक साथ 16 बिट को। फिर आपका 80186 आया, उसमें थोड़ी इंप्रूवमेंट है। फिर 286, फिर 386, फिर 486, 586 के बाद में आया पेंटियम प्रोसेसर P1 P2 P3। उसके बाद ओवरऑल 95 के बाद 2000 के आसपास में, या शायद उससे भी एक साल पहले, ठीक है, उसमें हमारा स्टार्ट हो चुका था आपका ड्यूअल कोर टू ड्यू, ठीक है। या अगर उसके बाद में आपका आया i3 प्रोसेसर, ये तो बहुत बाद में आया, 2008-9 के आसपास आया, ठीक है। i3 प्रोसेसर, i5 प्रोसेसर, i7 प्रोसेसर। i3 प्रोसेसर में आपके 2 प्रोसेसर साथ साथ लगे होते हैं। फिर आपने उसी के अंदर ड्रैगन कोर प्रोसेसर बोल रहे हो, ऑक्टा कोर बोल रहे हो, वो सारी कहानी आपका फोन वगैरह जो भी चल रहा है ना, वो इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ प्रोसेसर। अगर आपका प्रोसेसर फेल हो गया ना, तो फिर आपका कोई फंक्शन चल ही नहीं सकता। डेटा को फैचिंग करने का और डिस्प्ले करने का काम ही प्रोसेसर का। समझ आ रही है कि? तो ये सारा काम आपका प्रोसेसर का। तो आपके जो सीपीयूज हैं वो डे बाय डे, अब आपने देखा कि इतने छोटे सीपीयू आते हैं, क्योंकि मेरे ब्रदर को अभी IBM से जो सिस्टम मिला था वो खराब हो गया था, लैपटॉप उसने कहा मैं अपना यूज नहीं करूंगा, तो इतना सा प्रोसेसर दिया उसको, इतना सा। और उसी दिन उसका एक्सीडेंट भी हो गया चंडीगढ़ से जब वो आ रहा था, तो वो प्रोसेसर का इतना बड़ा सीपीयू होता तो वो पक्का टूट गया होता। वो 8 फीट गहरी खाई में सेक्टर 13 के,
वो गिर गया सेक्टर 30 में, लेकिन वो जैसी गाड़ी गिरी वो प्रोसेसर जैसे गिर तो गई थी गाड़ी, तो उसके पहले वो बच गया क्योंकि इतना सा होता, अगर वो कोई बड़े वाला होता तो टूट टट गया होता। तो मैं कह रही हूँ टेक्नोलॉजी जो इम्प्रूव हो रही है जस्ट बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक्स। और हमारे मतलब दुर्भाग्य ये है कि इंडिया के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को कोई पूछे नहीं, क्योंकि मास प्रोडक्शन है ही नहीं, तो इसलिए लोग जो बच्चे इलेक्ट्रॉनिक्स में जाना भी चाहते हैं तो दे आर डाइवर्टिंग टुवर्ड्स द आईटी। अब आईटी भी खत्म हो गया, कंप्यूटर साइंस बचे, मैकेनिकल सिविल बस यही चले, ठीक है। आने वाले समय में सब डिजिटल हो रहा है, पर जब होगा उतना होगा तो आप जैसे बच्चे और 5 साल के बाद जिसके आगे सोर्स होगी वो तो हो जाएगा, हम जैसे पढ़ाने का ऑप्शन बचा है या छोटी मोटी कंपनी से ऑप्शन बचा, तो इसलिए एवरीवन इज माइग्रेटिंग। और जो इलेक्ट्रॉनिक्स से यहाँ से पढ़ने के बाद बाहर जाते हैं तो उनको जल्दी एक्सपोजर मिल जाता है। और रीजन यही है कि इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हर जगह देखा होगा, हर जगह सेट हो जाते हैं मैकेनिकल में कंपनी में, क्योंकि सब कुछ तो आपको ऑटोमेटिक हो गया। तो ऑटोमेटिक किसकी वजह से हुआ? डिजिटल सब्जेक्ट की वजह से हुआ। डिजिटल सब्जेक्ट किसकी वजह से आया? डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की वजह से आया। और इलेक्ट्रॉनिक्स में सारा नाम वीएलएसआई के ऊपर है। आप आज कुछ भी एनालॉग सिग्नल पे नहीं पढ़ते हो, आपके घर पे जो टीवी सेट्स भी आ रहे हैं, चाहे तो केबल है कुछ भी, वो सब कुछ डिजिटलाइज है, सब कुछ डिजिटलाइज है। तो डिजिटलाइज होने की वजह से एनालॉग सिग्नल तो ऐसा नहीं है कि आप जैसे मैंने आपको कहा था, BEE में भी बताया था, डीसी कुछ नहीं है। अगर आपको घर का इन्वर्टर चार्ज ही नहीं है तो आपको सप्लाई कहां से देगा आपको सप्लाई? आपके फोन यहाँ पे आपके सॉकेट में लाइट आ ही रही है तो डीसी कहां से मिलेगा? उसके लिए एसी तो चाहिए होगी ना, है ना। तो हर चीज के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है, बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम। आपने अपनी सुविधा के अनुसार एसी को डीसी में कन्वर्ट किया, आपने एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट किया। समझ आ रही है मेरी बात? चलो, तो मल्टीप्लेक्सर में आपको बता दें कि यू आर वर्किंग ऑन द डेटा सिलेक्शन। जो डेटा सिलेक्ट का काम करेगा वो मल्टीप्लेक्सर करेगा, और उसमें केवल आपकी प्रेजेंट इनपुट पे ही आपकी आउटपुट डिपेंड करेगी। समझ आ गई मेरी बात? देखिए जरा, तो हाँ एक लाइन और लिख लीजिए, इट कन्वर्ट्स पैरेलल इंफॉर्मेशन डेटा टू पैरेलल डेटा लिख लो शॉर्ट में। ये क्या करता है? कन्वर्ट करता है पैरेलल डेटा को सीरियल डेटा में कन्वर्ट करता है, खत्म। और डीमल्टीप्लेक्सर क्या करेगा? उल्टा कर देगा, सीरियल डेटा को पैरेलल डेटा में, खत्म। क्योंकि मैं डीमल्टीप्लेक्सर नहीं पढ़ाऊंगी ना, उसके बारे में लिखूंगी, अगर आगे लिखिएगा आपको। अगर उसमें आएगा ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, मैं तुम्हें पहले ही बता रही हूँ, क्यों बता रही हूँ जरा सुनिएगा। कई बार क्या होता है ना, जैसे अब और ज्यादा डिटेल में पढ़ाते इतने साल हो गए हैं, ठीक है। अभी मैं 15 मिनट में भेज रही हूँ, क्या तो नहीं हूँ। जाओ विवेक, तुम जाओ जरा, सबको बोल के आओ, सब 10 मिनट में आ रहे हैं। मैडम 10 मिनट कैसे खत्म हो ये नहीं बताएगा तुम। जाओ भाई, दौड़ के आओ, क्या सब 10 मिनट में आ रहे हैं? 10 मिनट मांगो, लिखिएगा, लिखो बड़ा, लिखो जरा आगे। जाओ भाई, जाओ पढ़ लिया सुनो, क्या नाम है तुम्हारा? तुम तो जाओ, तुम तो कभी कभी आते हो। अंशुल, और क्या नाम है तुम्हारा? उज्ज्वल, ठीक है। ये वाला जो मल्टीप्लेक्सर है बेसिक तो समझा दिया है, इसे उससे पढ़ा दो क्या ऑनलाइन, मतलब उससे नीचे दोनों मोड में एक्टिव समझ जाओगे उससे, तो मल्टीप्लेक्सर उससे समझा दो, ठीक है। अब चलेगा